पैथोलॉजी का पेपर था और इंफ्रैक्शन तक बात किए थे। इंफ्रैक्शंस में हम व्हाट इज इंफ्रैक्शंस एंड इसका टाइप्स क्लासिफिकेशन तक आते हैं। डेफिनेशंस एंड टाइप्स, ये दोनों पर बात किए थे। इसके आगे रेस्ट रह गया तो बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ से शुरू करें इंफेक्शन का छुटा हुआ जो पार्ट था। पहला पार्ट पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब कि क्या क्या इंफेक्शंस में चेंजिंग सेलुलर लेवल पर या टिश्यू लेवल पर देखते हैं, इट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। तो एक एक करके पैथोजेनेसिस पर आते हैं। फर्स्ट जो चेंज आएगा लोकलाइज्ड हाइपरेमिया। हाइपरेमिया का मतलब होता है वहां पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड का एक्युमुलेशंस, इट इज कॉल्ड हाइपरेमिया। और लोकलाइज्ड हाइपरेमिया की जिस जगह पे इंफेक्शन हुआ है, इंफेक्शन पूरे बॉडी में तो नहीं होगा, चाहे हार्ट में होगा, चाहे ब्रेन में होगा, चाहे लंग्स में होगा, या फिर कोई अनदर टिश्यूज में होगा। तो जिस जगह पे इंफेक्शन हो रहा है और पैथोलॉजिकल चेंज में सबसे पहला जो होगा लोकल हाइपरेमिया। हाइपरेमिया इट मीन्स accumulations of blood. क्वेश्चन, हाइपरेमिया के बाद सेकेंड जो चेंजिंग आ जाएगा, ये कुछ घंटा के बाद, इसके परिवर्तन में करीब करीब कुछ आवर का टाइम लगेगा। इंफेक्शन हुआ, इंफेक्शन में हाइपरेमिया हो जाने के कुछ घंटा के बाद, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, हर टिश्यू में अलग अलग इसका टाइम ड्यूरेशन है। ये टाइम आवर निकल के बाद वो सरफेस एरिया सॉलिड, पूरा का पूरा सरफेस एरिया एकदम से सूज जाएगा। साथ में इसके साथ हेमरेज, दो डिफरेंट चेंज टेक प्लेस। एट फर्स्ट लोकलाइज हाइपरेमिया, और उसके कुछ घंटे के बाद, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के बाद वो स्ट्रक्चर्स जहाँ पे इंफेक्शन हुआ है वो सोलिन मैंने ओडोमेटस सूजन वहां पे हो जाएगा। एंड हेमरेज कंटिन्यूअस, क्योंकि इंफेक्शन हुआ है तो टिश्यू के साथ कैपिलरी ब्लड वेसल्स भी लॉस्ट करते हैं, तो कंटिन्यूअस वहां पे ऊजिंग टाइप का हेमरेज लगातार होता रहता है। ये सेकेंड चेंज देख लेते हैं। उसके बाद थर्ड, ये पहला अगर मान के चलते हैं तो ये सेकेंड चेंज मान के चलते हैं, तो अब थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड क्या चेंजिंग हो जाएगा? अगर तीसरा चेंजिंग की बात करते हैं तो चेंज इन द क्लाउडी स्वेलिंग्स, चेंज ऑफ क्लाउडी स्वेलिंग। अब ये स्याही रंग का स्वेलिंग जो है ना, स्याही रंग का होने लगेगा। एंड डीजेनरेशन, टिश्यू वहां पर धीरे 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 करके डीजेनरेशन के प्रोसेस में
प्रोसीड कर जाएगा, धीरे धीरे वहां पर सेल डेथ करना शुरू हो जाएगा। और डिजेनरेशन हो गया, इट मीन्स की सेल डेथ, ये थर्ड स्टेज हुआ। पैथोजेनेसिस पहला ये, सेकंड ये, उसका थर्ड स्टेज यहाँ पे सेल डेथ एंड डिजेनरेशन। और ये करीब करीब 24 टू 48 आवर्स, 24 से 48 घंटा, मतलब एक दिन से 2 दिन तक लगातार यही सब चलता रहेगा। देन आफ्टर 24 घंटा भी बहुत ज्यादा होता है, ये एक्चुअली में 12वां किताब अलग लिखता है, लेकिन एक्चुअली में 12वां घंटा से ही शुरू हो जाता है सेल डेथ हो जाना, 11-12 घंटा तो शुरू होता है। और ये 2 से 3 दिन, 48 घंटा भी कम दिखा रहा है, 72 आवर्स तक ये तक चलता रहता है, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं 12 आवर टू 48 आवर्स, इसके बीच का पीरियड। इसके बाद पैसिव ऑटोलाइसिस फोर्थ स्टेज डेवलप कर जाएगा। एंड पैसिव ऑटोलाइसिस वह सेल्स जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाईज नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की जगह पे मौजूद नहीं रहेगा, वह सेल धीरे 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 करके पैसिवली ऑटोलाइज अपने आप को खत्म करना शुरू कर देगा। और खत्म करेगा ऑटोलाइसिस मतलब कि नेक्रोसिस डेवलपमेंट, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज, वहां पे टिश्यूज का नेक्रोसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा। नेक्रोसिस पहले भी बता चुके हैं कि सेल डेथ के बाद बीइंग ए पार्ट ऑफ द बॉडी वहीं पर बना रहता है, उसको हम लोग नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आकर फोर्थ स्टेज खत्म हो जाता है, तो फिफ्थ में आते हैं, ऊपर आना पड़ेगा आपको। अगर स्टेज 5 की बात करते हैं, यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन, अब हीलिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है, इसलिए वहां पर एक्यूट इन्फ्लामेशन का सिम्टम्स सामने आना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 करके एक्यूट इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से सेल्स में 5 साइन, कैलो, डॉलर, रबर ट्यूमर एंड फंक्शनल ऐसा, मतलब वहां हीटेड हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, पेन रहेगा, और वर्किंग डिसेबिलिटी, जो फंक्शन था जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ था वहां पर फंक्शनल डिसेबिलिटी के रूप में सामने आ जाएगा, तो धीरे धीरे उसका फंक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। उसका छठा स्टेज इन्फ्लामेशन के बाद, 6th स्टेज के बाद तो ब्लड पिगमेंटेशन वहां पर शुरू हो जाएगा। लेफ्ट पिगमेंटेशन और रेड कलर जो धीरे 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 करके ब्लूइश कलर, डीप कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो ऊजिंग ब्लड है, यहाँ पे बात कर रहे थे हैमरेज की, कहीं पर हम लिखे ये हैमरेज की, तो हैमरेज मैंने आउटसाइड दी ब्लड वेसल्स आ गया, धीरे 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 ये ब्लड डाई करने लगेगा, तो जो रेड कलर था ना वो ब्लूइश कलर, फिर ब्लैकिश कलर में, डीप कलर में ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लड पिगमेंटेशन, कलर उसका ब्लड का चेंज होना शुरू हो जाएगा। और कलर चेंज हो रहा है ये बता रहा है कि जो ब्लड पूज करके हमने से बाहर आ गए थे वो सब डाई करना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया वहां पे। एंड देन आफ्टर लास्ट प्रोसेस, अगर 6 की बात करते हैं, 5, 6, 7 स्टेज की बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेज में प्रोग्रेसिव इन ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज, धीरे 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 करके टिश्यूज वहां पे ग्रोथ करना शुरू कर जाएंगे, एकदम से नया टिश्यू वहां पे रिप्लेस करना शुरू कर जाएंगे। और वो पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू, टिश्यूज विच कन्वर्ट इनटू स्कार टिश्यूज, और स्कार टिश्यू फॉर्म कर गया, इसका मतलब है कि वहां पे इन्फेक्शन का प्रोसीडिंग
स्टॉप कर गया और परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन वहां पे हो गया। तो ये 7th स्टेज में जाके पैथोजेनेसिस इंफ्रैक्शन आके खत्म हो जाता है स्टेज बाय स्टेज। पहला स्टेज हमारा क्या था, हाइपरेमिया था। हाइपरेमिया से शुरू होते हुए स्वेलिंग और हेमरेज, उसके बाद क्लाउडी कलर्स एंड डिजेनरेशन, और डिजेनरेशन का मतलब है सेल डेथ। सेल डेथ के बाद प्रोग्रेसिव ऑटोलाइसिस, धीरे धीरे बाकी जो सेल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है वो डाई करेंगे, यानी नेक्रोसिस का डेवलपमेंट। और नेक्रोसिस के बाद इन्फ्लामेटरी सिम्टम और हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगा। इन्फ्लामेशन के बाद जो ब्लड बाहर निकल चुके हैं हेमरेज के बाद, वो पिगमेंटेड माने डीप कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लूइश और ब्लैकिश में। एंड सबसे लास्ट में प्रोग्रेस ऑफ इन ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, धीरे धीरे टिश्यू का नया डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, जो पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू से एंड लास्ट में ग्रेनुलेशन टिश्यू कन्वर्ट इनटू स्कार टिश्यू। और स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो गया मतलब कि वहां पे इलास्टिसिटी कम गई, लैक ऑफ इलास्टिसिटी, इस टिश्यू में इलास्टिसिटी कम रह गई। जैसे हार्ट ही है तो हार्ट डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था ना, सिस्टोलिक में कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था और डायस्टोलिक में डायलेट कर रहा था। तो जिस जगह पे ये इंफ्रैक्शन हुआ वहां पे डायलेटेशन की जो टेंडेंसी है वो कम जाएगी। तो हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन था वो अब उतना नहीं कर पाएगा, उसकी एबिलिटी हमेशा के लिए लॉस्ट कर गई। ये लंग्स में है तो लंग्स जितना एक्सपैंड हो जा रहा था, अब वहां पे स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, तो इतना एक्सपेंड हो रहा था ना, ये इतना नहीं हो, इतना ही रुक जाएगा। तो लंग्स का एक्सपेंशन भी वहां पे रुक जाएगा। तो जिस जगह पे होगा ना वहां पे स्कार टिश्यू बनेगा और स्कार टिश्यू के बाद इन्फेक्शन सॉर्ट आउट हो गया, वहां पे खत्म हो गया बिल्कुल। अगर हार्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब फर्स्ट हार्ट अटैक स्कार टिश्यू के साथ खत्म हो गया। अब सेकेंड हार्ट अटैक आएगा तो हो सकता है कि इस जगह छोड़ के जहाँ पे हुआ था उसके दूसरे जगह पर होगा, या फिर इसी जगह चूंकि यहाँ पे फैलने की टेंडेंसी कम है तो इस जगह हो जाएगा ना, तो ये और बड़ा टिश्यू हैमरेज के रूप में सामने आएगा। दैट इज कॉल्ड सेकेंड हार्ट अटैक। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। पैथोजेनेसिस में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आउटकम ऑफ इन्फेक्शंस। आउटकम ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है कि रिजल्टिंग क्या निकलेगा। ये तो इन्फेक्शन हो गया, इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। पहला, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल का मतलब हार्ट की बात हम कर रहे हैं, अगर वहां पर इन्फेक्शन हो गया तो वो पेल कलर का होगा। कलर जो होगा ना वहां का टिश्यू डेथ करने को पेल, एकदम से पीलापन दिखा देगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और फ्रीक्वेंटली फैटल। फ्रीक्वेंटली फैटल में ज्यादातर चांसेस है कि वो या तो डाई कर देगा या तो नेक्स्ट अटैक में ये डाई कर देगा। बचने की संभावना बहुत कम है, 60% लोग नहीं ही बच पाते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब फर्स्ट हार्ट अटैक 60% लोग झेल नहीं पाते हैं, वो लिथल होता है, उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। तो कलर वहां पर पेल हो जाएगा टिश्यू का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड एंड रिजल्टिंग फ्रीक्वेंट फैटल मैंने जानलेवा, फ्रीक्वेंट मैंने हो, या तो हो जाएगा, ये हो जाएगा या फिर आने वाले टाइम में होने को संभावना है। सेकेंड पर बात करते हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शन।
पल्मोनरी इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसमें हेमरेजिक टाइप का जब भी होगा तो डीप कलर माने रेडिश कलर का आपको दिखा देगा। यहाँ पर पेल कलर का दिखाई देगा, यहाँ पर रेड कलर का दिखा देगा, हेमरेजिक है। हाँ हाँ, सर पेल मतलब पीला, पेल मतलब येलोइश कलर। हाँ, येलोइश भी नहीं, जैसे इधर देखना, एक ग्लास ऑफ, ये मान लेते ग्लास है, एक ग्लास में करीब करीब 300 ml वाटर आता है, हम 250 ml ही मान के चल रहे हैं, इतना दूध भरा हुआ है, मिल्क है ना, और इसमें एक चुटकी माने ये हाथ में जितना चुटकी भर हल्दी आता है उतना इसमें डाल देते हैं और उसको मिला देते हैं, तो दूध तो व्हाइट है और हल्दी येलो है, लेकिन न तो येलो रहेगा न व्हाइट रहेगा, दोनों को जो मिला जुला कलर आएगा ना, ये पेल कलर कहलाता है। तो पीला भी नहीं है और उजला भी नहीं है, दोनों को मिला दिया। तो उसको जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना तो बताते हैं एक गिलास दूध में एक चुटकी नमक माफी करना हल्दी डाल देते हैं और हल्दी पाउडर, और उसको गुला देते हैं, गुलाने के बाद जो कलर निकल के आता है तो पेल कलर। तो पेल जब भी होगा ना तो ये बताता है कि वहाँ पे ब्लड की डिफिशियंसी है, खून आना बंद हुआ है, तभी ये येलो कलर हुआ है। इसको ऐसे नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे करके पकड़ के दबा के छोड़ दे, दबाए रखते हैं ऐसे करके कंटिन्यू, और अंगूठा को ऊपर रखते हैं, थोड़ी देर, अभी तो रेड कलर दिखाई दे रहा है कि खून बंद हो गया, थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना कि ये रेड कलर धीरे 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 वेनस रिटर्न से लौट जाएगा, ये पूरा का पूरा पेल कलर में एकदम लाइट येलोइश कलर में ये कन्वर्ट कर जाएगा। तो क्यों? तो इसलिए कि हमने इसे बंद कर दिया और आर्टिरियल सप्लाई को ब्रेक कर दिया, तो ठीक वही हार्ट में हो जा रहा है। सेकेंड हम बात किए थे पल्मोनरी का। पल्मोनरी में हेमरेजिक बता रहे हैं, हेमरेजिक का मतलब वहाँ ब्लड वेसल्स रैप्चर करेगा, और रैप्चर करेगा मतलब कि ब्लड वहां पे रहेगा, तो जिस वजह से वहां पे इसका ठीक उल्टा ये रेड कलर का, डीप कलर का दिखाई देगा। ये भी फैटल ही है बट लेस कॉमन, लेस कॉमन फैटल। लेस कॉमन फैटल का मतलब कि इसकी अपेक्षा, मायोकार्डियल की अपेक्षा इसमें मौत की संभावना कम है। तो वाई, तो आप लंग्स का फिजियोलॉजी एनाटॉमी याद कीजिए, लंग्स 2 की संख्या में जबकि हमारा हार्ट एक है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। अगर उसमें भी जाते हैं तो राइट साइड में 3 लोब है, अपर मिडिल्स, राइट मिडिल एंड राइट लोअर, और इसमें राइट अपर एंड राइट लोअर। अब फिर सेगमेंट की बात करते हैं, उस लोब्यूल में 3 सेगमेंट राइट साइड में, 9 सेगमेंट लेफ्ट साइड में है। तो ये जो हैमरेज होगा ना एक लोकलाइज एरिया में होगा, इसलिए हो सकता है कि लंग्स के एक सेगमेंट में हो, एक लोब्यूल में हो, या एक लोब में हो, पूरा लंग्स में ये नहीं होता है, इसलिए जान जाने की संभावना हार्ट की अपेक्षा इसमें कम है। लेकिन ये भी फैटल है, अगर बड़ा मैसिव हैमरेज है तो ये जानलेवा साबित होगा, फैटल साबित होगा। हट जाते हैं। सेरिब्रल इंफार्क्शंस, सेरिब्रल इंफार्क्शंस का मतलब ब्रेन में ये 2 तरह का हो सकता है। कलर की बात करें, पेल भी हो सकता है और हैमरेजिक भी हो सकता है। पेल जब भी होगा तो इस्चेमिया से जुड़ा होगा, इस्चेमिया मतलब वहां का ब्लड सप्लाई, लोकल ब्लड सप्लाई कम गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, जिसके वजह से पेल कलर हुआ। और हेमरेजिक होगा जो ब्रेन हेमरेज होगा, जैसे हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर रेज कर गया, तो वहां पे अगर उसकी वजह से होगा सेरेब्रल इन्फेक्शन तो हेमरेजिक होगा, रेड कलर का होगा। और इस्चेमिया, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की वजह से हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में पेल कलर का होगा। तो ये दोनों तरह का देखने को मिलेगा, दोनों में एक ही मिलेगा, या ये होगा या ये होगा, या तो पेल होगा या फिर हेमरेजिक होगा, दोनों एक साथ नहीं। रिजल्टेंट की बात करें, फैटल, इफ मैसिव, अगर बड़ा इन्फेक्शन हो गया तो ये जानलेवा साबित होगा, बचने की संभावना कम जाएगी। लेकिन छोटा अगर इन्फेक्शन है इसमें कॉम्प्लिकेशन तो रहेगा, हो सकता है हेमिप्लीजिया का सिम्टम हो,
हियरिंग का प्रॉब्लम हो, विजुअलिटी का प्रॉब्लम हो, लेकिन जान नहीं जाती। फोर्थ में आते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात करेंगे तो ये ज्यादातर हैमरेज है कि हाईली वेस्कुलर ऑर्गन्स है हमारा, स्टोमिक है, इंटेस्टाइन, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हो और खून की कमी होने की संभावना नहीं है, तो ज्यादातर उसमें इन्फेक्शंस जो होता है वो हेमरेजिक है, रेड कलर का होगा और ये भी बहुत डेंजरस है। फ्रीक्वेंटली फैटल, लगभग ये भी जानलेवा ही साबित होगा, एज लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। फिफ्थ पर बात करते हैं फिफ्थ इन्फेक्शन ऑफ स्प्लीन। अगर स्प्लीन का इन्फेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे पेल कलर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्लड वेस्कुलर्स नहीं है, ब्लड को स्टोर भले ही रखता है लेकिन खुद बहुत बड़ा, बहुत हाईली वेस्कुलर्स ऑर्गन्स नहीं है, तो यहाँ पर पेल कलर का दिखाई देगा और ज्यादातर ये नॉन फैटल होता है, जान जाने की संभावना नहीं है। इन्फेक्शन तो हो जाएगा लेकिन जान जाने की संभावना यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रीनल इन्फेक्शंस। अगर रीनल इन्फेक्शन की बात करें तो ये भी पेल कलर का होगा, आउटकम में नॉट फैटल, बट इफ बाइलेटरल, दोनों किडनी में हो जाएगा, एंड मैसिव, देन फैटल। इसका मतलब हुआ एक किडनी में हो रहा है रीनल इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान नहीं जाएगी, थोड़ा रीनल प्रॉब्लम हो सकता है, फिर से सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बाइलेटरल, बाइलेटरल में दोनों किडनी राइट एंड लेफ्ट दोनों में हो गया, बी ऑब्लिक एल का मतलब होता है बाइलेटरल, दोनों किडनी में है और मैसिव है, बड़ा है, बड़ा अगर इन्फेक्शन हुआ है तब ये फैटल साबित होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा और जान चली जा सकती है। रीनल फेलियर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जानलेवा साबित हो जाएगा। नेक्स्ट, लीवर की बात करते हैं, सातवां। अगर लीवर इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये भी पेल कलर का, नॉन फैटल। लीवर में सिरोसिस ना हो, फैटी डिजेनरेशन ना हो, तो लीवर सेल्स में ये प्रॉपर्टी गॉड दे रखे हैं ना कि ये रीजनरेट कर लेता है, फिर से नया टिश्यू बिल्कुल सेम टू सेम ये बना लेता है, बशर्ते कि लीवर सिरोसिस नहीं हो या फिर फैटी डिजेनरेशन ना हो। तो यहाँ पे नॉन फैटल, चूंकि जो डैमेज लीवर का पार्ट डैमेज हुआ, सपोज दैट कि इतना बड़ा लीवर है, अगर ये इतना दूर का पार्ट इंफ्राक्ट हुआ है, कोई बात नहीं, ये खत्म हो जाएगा, इतना दूर खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा ना तो यहाँ पे न्यू टिश्यू का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, नया टिश्यू वहां पे बनना शुरू हो जाएगा।
तो धीरे 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 करके हील होता हुआ चला जाएगा, ये ऐसे करके हील होता हुआ चला जाएगा और पहले जो लगभग पहले जैसा ही डेवलप कर जाएगा। इससे लीवर का इन्फेक्शन नॉन फैटली होता है। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिटी। पैर हाथ में हो जाता है, ये भी पेल कलर का एंड नॉन फैटल, जान जाने की संभावना यहाँ पे नहीं है। दे आर द आउटकम ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो जाने के बाद रिजल्ट के रूप में जो सामने आएगा, ये आपके सामने 8 डिफरेंट और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को रख के यहाँ तो कुछ पूछना है? अब इंडिविजुअल पर आते हैं। लंग्स इंफेक्शन को अलग से जान लेते हैं। अगर इसके पीछे रीजन की बात करें तो पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म बता चुके दोनों। पल्मोनरी आर्टरी में अगर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, एम्बोलिज्म हो जाता है, तब लंग्स में इन्फेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अगर जनरल अपीयरेंस की बात करें, अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो जनरल अपीयरेंस लंग्स का वो पार्ट कैसा दिखाई देगा? हेमरेजिक दिखाई देगा, वहां पर ब्लड पूछ करता हुआ दिखा देगा, और ज्यादातर चांसेस है कि ल्यूरल मेम्ब्रेन, कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, ल्यूरल मेम्ब्रेन में ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट, लोअर लोब ऑफ लंग्स हेमरेजिक हो जाएगा, जनरल अपीयरेंस रेड कलर का, एंड ल्यूरल मेम्ब्रेन माने बाहरी लेयर लंग्स का, और लोअर लोब नीचे वाले लोब में होने की संभावना सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, किडनी इंफेक्शन पर बात करते हैं थोड़ा। मिटा रहे, कुछ पूछना है इसमें लंग्स इंफेक्शन में? किडनी इंफेक्शन की बात करते हैं। इसके पीछे अगर रीजन की बात करें, यहाँ पे रीजन में भी थ्रोम्बोसिस एंड embolism of hepatic artery और portal vein, same as like lungs, यहाँ पे भी थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म के वजह से ही होता है। किस में थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म होता है? तो हेपेटिक आर्टरी
और पोर्टल वेन मेसेंट्रिक आर्टरी का ब्रांच है, जो मेसेंट्रिक वेन का ब्रांच है जो परफेक्ट सप्लाई देता है। इन दोनों में अगर किसी वजह से थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म हो जाता है तो रिजल्टिंग इन इंफ्रैक्शंस, सॉरी हम किडनी बता रहे हैं, लीवर का लिख दिया, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी वो गलती से हमको लगा किडनी की जगह लीवर बता रहा है, ये रीनल आर्टरी सप्लाई देता है। रीनल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म के पीछे यह कारण होगा। अगर जनरल अपीयरेंस की बात करें, देखने में ये कैसा दिखाई देगा? स्वाभाविक है कि थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म है, इट मीन्स की डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, इसका मतलब है पेल कलर का वो स्ट्रक्चर जहां इंफेक्शन हुआ हुआ पेल कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं इंफेक्शन ऑफ लीवर। अगर रीजन की बात करें, ऑक्लूजन्स ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, hepatic artery and portal vein। इन तीनों में से किसी में अगर थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म या ऑक्लूजन में जम जाना, ब्लॉक हो जाना, अगर कोई ऑक्लूजन इन तीनों में से किसी में होता है तो लीवर का इंफ्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। कई बार ऑक्लूजन्स की जगह कार्सिनोमा भी कॉजेज है। अगर कार्सिनोमा हो गया लीवर से या पार्ट में, वो अभी इंफेक्शंस को प्रमोट कर देगा। अगर जनरल अपीयरेंस की बात करें, कैसा दिखाई देगा? क्योंकि ऑक्लूजन्स की बात हो रहा है इसलिए ये ऑलवेज पेल कलर, येलोइश कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खून की कमी की बात कर रहा है। तो खून की कमी होगी तो तब भी पेल कलर का ही दिखाई देगा। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर नहीं तो इस जगह इंफ्रैक्शन आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एक सिलेबस देख लेते हैं।
हाइपरेमिया। पैथोलॉजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरेमिया। अगर इसके डेफिनेशंस की बात करें, क्या कहता है, दो शब्द इसमें से निकालिए। ये हाइपर अलग हो गया और एमिया अलग हो गया, दो अलग अलग वर्ड है। एमिया रिलेटेड टू ब्लड एंड हाइपर मैंने मोर, दोनों को जोड़ देते हैं, निकल जाएगा मोर ब्लड। ये अगर ऑर्गन्स है, अगर हाइपरेमिया की बात करते हैं, मान लेते कि ये एरो दे दिए इस जगह पे हाइपरेमिया हुआ है, तो दोनों चीज को जोड़ेंगे। मोर, मोर किसका मोर? तो मोर ब्लड, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड का एक्युमुलेशन हो गया इस जगह पे, इसी को हम लोग हाइपरेमिया के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर जहां पर ब्लड मोर एंड मोर एक्युमुलेट कर गया या फिर डायलेट कर गया, ब्लड वेसल डायलेट कर गया, वहां पे ज्यादा ब्लड आना शुरू हो गया, तो दोनों कंडीशंस में ब्लड का वहां पे एक्युमुलेशन या ब्लड का पास आउट मोर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और उसी को हम लोग डेफिनेशंस के रूप में डिफाइन करते हैं और कंडीशंस को हम लोग हाइपरेमिया बोलते हैं। अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? increased volume of blood within dilated vessels of an organs or tissues. इंक्रीज्ड, किसका इंक्रीज? तो वॉल्यूम का। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड विद इन डायलेटेड वेसल्स ऑफ एन ऑर्गन्स और टिश्यू। वेसल्स डायलेट कर गया, जिस वेसल का जो ये ल्यूमेन था, ये ल्यूमेन डायलेट करके फैल गया, और फैल जाने के बाद वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड आना शुरू हो गया। इतना में जो ब्लड आता है, इतना में वो ज्यादा ब्लड आ रहा है। तो डायलेटेड ब्लड वेसल से किसी ऑर्गन्स या किसी टिश्यूज में ब्लड पास आउट होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरेमिया के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है? ये नॉर्मल ल्यूमेन है आर्टरी का, और ये डायलेटेड हो गया। डायलेटेड वेसल्स, स्वाभाविक है कि इतना में जो ब्लड जा रहा था, अब यहाँ से ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाना शुरू कर जाएगा। तो जिस ऑर्गन्स, इधर ऑर्गन है, जिस ऑर्गन्स को ये ब्लड जाने को है, वहां पर पहले इससे जितना आ रहा था उसकी अपेक्षा अब ज्यादा ब्लड आने लगेगा, मतलब कि वॉल्यूम वहां पे बढ़ जाएगा। यही डेफिनेशन के अनुसार से यही बात सामने आ रही है। अब इसको क्लासिफाइड कर देते हैं, इसका कितने टाइप का हाइपरेमिया हम लोग देखते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, डेफिनेशंस में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर थोड़ा फिर से बता दीजिए सर इसको। अच्छा ठीक, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप इस जगह पे आप ध्यान दीजिए। ये नॉर्मल ब्लड वेसल होता है,
आर्टरी ही मान लेते हैं, सीधा सीधा आर्टरी रखते हैं। स्वाभाविक है कि हार्ट से ब्लड ये किसी ऑर्गन्स को दे रहा है, तो ये इसका ल्यूमेन, ल्यूमेन का अंदर का जो डायमीटर्स है ये इतना ही बड़ा है, तो इससे जो ऑर्गन्स को ब्लड देगा, एक मिनट वेट कीजिए। वेसल्स, ये ब्लड को इस दिशा में लेकर जा रहा है और इधर हमारा ऑर्गन्स है। ये इतना ही ब्लड लेकर जा रहा है, तो मतलब है कि इतना ही ब्लड ऑर्गन्स को देगा। ये नॉर्मली इतना ही ब्लड देगा, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन इस वेसल को कोई वजह से डायलेट कर दिया गया है, तो ये इसका ल्यूमेन से मोटा हो गया, फैल गया है। ये ऐसे करके ये फैल गया है, ठीक है, फैल गया है, इधर ऑर्गन है। जब फैल गया मतलब ज्यादा ब्लड जाने लगेगा, मतलब ऑर्गन्स को अब पहले की अपेक्षा ज्यादा ब्लड उस जगह पे मिलना शुरू कर जाएगा जहां पे डायलेशन हुआ। इससे कंपेयर किए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों को कंपेयर आप कीजिए। ये ब्लड का वॉल्यूम है जो ऑर्गन्स को दिया जा रहा है या टिश्यू को दिया रहा है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, जो नॉर्मल स्टेज नहीं है। ये मतलब थोड़ी है कि किसी ऑर्गन्स में से ही ब्लड को दे दिया जाए, तो ये एबनॉर्मल स्टेज है, कोई अच्छा इसको नहीं माना जाएगा। यही जो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया किसी खास ऑर्गन्स या खास टिश्यू में, क्यों इंक्रीज कर गया, तो उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल में खासकर आर्टरी, वेन तो रिटर्न बैक ले जाता है, ब्लड को वापस ले जाता है। ब्लड को अगर टिश्यू या ऑर्गन्स में सप्लाई दे रहा है तो वो आर्टरी सप्लाई दे रहा है। तो आर्टरी का ये ल्यूमेंस, मान लेते कि ये ल्यूमेंस था, ये डायलेट कर गया। डायलेट के पीछे क्या कारण है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये डायलेट कर गया। तो इतना बड़ा ब्लड वेसल से जो ब्लड जा रहा था और इतना बड़ा ब्लड वेसल से जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। स्वाभाविक है कि जितना ज्यादा मोटा पाइप उतना ज्यादा वहां से पानी निकलेगा, तो स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहाँ से पार आउट होगा और उस ऑर्गन्स में ज्यादा ब्लड मिलने लगेगा। तो उसी इंक्रीज वॉल्यूम को हम लोग हाइपरेमिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स में आपने कितने तरह का हाइपरेमिया हम लोग देखते हैं, तो मुख्यतः दो तरह का हम लोग देखते हैं हाइपरेमिया। दो तरह का देखते हैं, एक एक्टिव हाइपरेमिया एंड दूसरा पैसिव हाइपरेमिया। इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरह का डिफरेंट टाइप का है, एक एक्टिव एंड दूसरा पैसिव हाइपरेमिया। अब ये दोनों क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। पहले आते हैं एक्टिव हाइपरेमिया पे। अगर एक्टिव हाइपरेमिया की बात करेंगे तो इसके पीछे जो रीजंस हैं या काउजेस हैं, इट इज द डायलेटेशंस ऑफ artery, arterioles
कैपिलरीज। फिर से समझिएगा, एक्टिव हाइपरमिया की बात कर रहे हैं तो एक्टिव हाइपरमिया में जो इन्वॉल्व जो रीजन है, कॉजिटिव फैक्टर है, ये डायलेटेशन है। डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल तो एकदम से यूनिवर्सल वर्ड है, वो तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे डायलेटेशन किसका हो रहा है? तो आर्टरी का हो रहा है, आर्टरी से छोटा ब्रांच आर्ट्रियोल उसका हो रहा है, या उससे भी छोटा ब्रांच कैपिलरी। ये तीनों में से किसी का या तीनों का तीनों डायलेटेड हो गया, तो जो रिजल्टिंग के रूप में सामने आ रहा है वो हमारा एक्टिव हाइपरमिया। अब है कि ये तीनों डायलेट क्यों करेगा, ये तीनों का तीनों डायलेट करने के पीछे क्या कारण है, क्यों डायलेट हो गया? तो बोलता है कि इसके पीछे जो रीजन आता है सिंपैथेटिक मैकेनिज्म। नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, एक सिंपैथेटिक एक पारासिम्पैथेटिक। तो ये जो बात कर रहा है कि सिंपैथेटिक न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कर गया, और स्टिमुलेट करने के वजह से उस न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल की वजह से ये वेसल्स कुछ टाइम के लिए वहां पे डायलेट कर गया, और डायलेट करने की वजह से वो लोकल्स ऑर्गन्स पूरा का पूरा एक्सेसिव ब्लड के वजह से हाइपरेमिक हो गया। तो इसके पीछे रीजंस सिंपैथेटिक न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म और रिजल्टिंग के रूप में हाइपरेमिक। इस पे हमारा बस नहीं चलेगा, ये कंडीशंस है, उस कंडीशन से गुजरेंगे अपने आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, और स्टिमुलेट करने के होने के बाद उस ऑर्गन्स में जहां रिक्वायरमेंट है एक्सेसिव ब्लड का, वो हाइपरेमिक करके वहां पे ज्यादा ब्लड दे देगा। जैसे इसको इस तरीके से समझ देते हैं कि कोई पर्सन खड़ा है, आप उसको गाली दे दीजिए या फिर इमोशनली कोई बात बोल दीजिए, तो जैसे ही आप ऐसा कोई हरकत करते हैं तो आप उसको टच भी नहीं किए, आप उससे काफी डिस्टेंस बना के रखे हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना कि तीसरे आदमी जाके बोलता है कि वो फलाना आदमी उस दिन तुमको गाली दे रहा था, हम सुने हैं, जबकि वो है भी नहीं है, ये कब की बात कर रहा है ये भी क्लियर नहीं कर रहा है, एक दिन सुने थे। तो जैसे ही ऐसी बात किया जाता है ना, तो उस आदमी का देखेंगे पूरा फेस गुस्सा से रेड हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, पूरा का पूरा चेहरा लाल हो जाएगा, हाथ लाल हो जाएगा, ये सब तुरंत देखेंगे, और तुरंत धीरे धीरे करके ये फिर नॉर्मल, थोड़ी देर में ये नॉर्मल भी हो जाएगा। तो उसमें आपने कुछ नहीं किया, पैसिवली उसको कुछ नहीं किया, एक्टिवली हो गया कि जैसे ही आपने ऐसी कोई जानकारी दी, बस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका स्टिमुलेट हो गया, इमोशनल सेंटर थैलमस हाइपोथैलेमस उसको स्टिमुलेट कर दिया, और स्टिमुलेट करने की वजह से ये गुस्सा में आया, गुस्सा होने की वजह से ये वेसल सब डायलेट कर गया, और जिसकी वजह से चेहरा उसका लाल हो गया, कान लाल हो गया, नाक लाल हो गया, हाथ लाल हो गया, और धीरे 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 करके गुस्सा उसका ठंडा हुआ, तो फिर से वेसल्स नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में आ गया, और ये ब्लड हाइपरेमिक था वो फिर लौट गया। इट इज कॉल्ड एक्टिव हाइपरेमिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है इसका, पहले पूछ लीजिए, यहाँ तक जो पूछना है पूछ लीजिए, कोई बात जो नहीं समझ में आ रही हो पूछ सकते हैं। हेलो सर, हाँ हाँ, डायलेटेशन क्यों होता है, एक बार फिर से बता दीजिएगा। ये वाला गुस्सा वाला कि ये वाला मैकेनिज्म वाला? सर इसका काउज क्यों होता है, कारण बता दो। काउज में तो एक ही बात बोलेंगे, डायलेटेशन। डायलेटेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है ना, ये नॉर्मल ब्लड वेसल, इसका फैल जाना, ये फैल गया, ये डायलेटेशन। काउज तो यही बोल रहा है, ठीक है, इसी के वजह से। किसका तो बोल रहा है आर्टरी का। सर हाँ हम समझ गए, वही तो जा रहा है, आप वेट कीजिए, अब ये बोल रहा है ना, ये क्यों फैलता है ये हम बोल वही रहा है। जा रहा है, वेट कीजिए ना।
आ रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं, आर्टरी का, आर्ट्रियोल का एंड कैपिलरी का, ठीक है। अब होता है कि ये क्यों हो रहा है, वाई, यही पूछ रहे हैं ना आप, ये क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके पीछे बताया जा रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आता है, इसमें हमारा बस नहीं चलता है, इसे थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, तब आप इसको मिटा रहे हैं तब समझा पाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हमारे शरीर में बनता रहता है, कई तरह, पचासों तरह का है, उसमें मोस्ट कॉमन है एसिटाइल कोलाइन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एड्रीनालाइन, ये सब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं, इसको समझिएगा तभी समझ पाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स का मतलब है, ये मान लेंगे ये नर्व है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये नर्व है, ठीक है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन से मैसेज यहाँ जा रहा है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड आया और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ये मैसेज जाता है, इसी ढंग से नर्व काम करता है। लेकिन ये अपने मन से काम नहीं करता है, ये कभी फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, हमारे सिचुएशन, हमारे सोचने के आधार पर, या हमको जो कंडीशन दिया जाता है उसके आधार पर इस स्पीड कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। इसमें जो रोल प्ले करता है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स, इसका सिक्रेशन नर्व के थ्रू यहाँ से यहाँ ऐसे करके बढ़ता जाता है और स्पीड को बढ़ा देता है या स्पीड को घटा देता है। उसमें अगर एसिटाइल कोलाइन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो एसिटाइल कोलाइन का प्रॉपर्टी है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। अगर सेरोटोनिन का सिक्रेशन होगा ये भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, मतलब कि नर्व वहां से मैसेज देगा कि आप इतना जो आपका साइज है, जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर से केमिकल से मैसेज आएगा ये घटा देगा अपना साइज को, इसी को बोलते हैं भेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन इसका उल्टा अगर डोपामिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो डोपामिन सिक्रेशन जो है ना, ये यहाँ से जो साइज था इससे ये बढ़ा देगा, इसको डायलेट कर देगा। तो इसके पीछे अगर रीजन की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल का बैलेंस का अल्टर्ड हो जाना, चेंज हो जाना, रीजन वही है। अब ये क्यों अल्टर्ड हो रहा है, तो उसके पीछे इमोशनल सेंटर हमारा थैलमस एंड हाइपोथैलमस, ये ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है, थैलमस एंड हाइपोथैलमस हमारा इमोशनल सेंटर है। इमोशनल सेंटर का मतलब कि सोचने समझने की शक्ति, रिएक्शंस और बिहेव, हर सिचुएशन में अलग अलग बिहेव हम करते हैं, ये थैलमस एंड हाइपोथैलमस एंड हिप्पोकैम्पस गैरस कान के पीछे होता है, ये बहुत बड़ा ऑर्गन है, ये सब मिलके करता है। तो जैसे ही आपको कोई ढंग का बात बोलता है जो आपको पसंद नहीं है या फिर आपको बहुत पसंद है, तो डोपामिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। डोपामिन क्या करता है ना कि ये वेसल्स को डायलेट कर देता है अपने आप, जितना देर उसका न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सीक्रेट रहेगा ये डायलेट रहेगा, लेकिन बहुत लंबा समय तक डायलेट ये नहीं रहेगा। जैसे ही डोपामिन का सिक्रेशन कमेगा फिर वापस जैसे जितना बड़ा साइज था उतना में लौट आएगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं न्यूरो या फिर सिंपैथेटिक न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे स्टिमुलेट हो गया और कैसे वेसल को डायलेट कर दिया, उस मैकेनिज्म के द्वारा ये सब हो रहा है। बहुत बहुत बड़ा लंबा मैकेनिज्म है, उसी ढंग से पारासिम्पैथेटिक का अलग होता है। हो गया कि अभी भी नहीं समझ में आई? हो गया सर। ओके, थैंक यू। वेट करना होगा 2 मिनट, तो पानी पी लेते फिर आगे पढ़ाएंगे।
मित्यांशु सर, मित्यांशु सर, हेलो, हेलो, मित्यांशु सर। हेलो सोनू। हेलो सोनू। हाँ कौशल भाई। हाँ हेलो। सर नहीं बोल रहा है ना? ना नहीं बोल रहा है। तो कॉल डायरेक्ट कॉल करना। हम कॉल करते हैं ना, अभी कॉल कर रहे हैं। हाँ, हाँ कॉल करो ना तो।
इसके एग्जाम्पल पर चले आते हैं। पहला तो इन्फ्लामेशन, वो भी एक्यूट। सेकेंड, फ्लशिंग ऑफ फेस, इन रिस्पॉन्स टू इमोशन। थर्ड की बात करते हैं, मेनोपाउजल फ्लश, इसमें इरिथमा। मस्कुलर एक्सरसाइज, फीवर ऑफ हाई ग्रेड। ये एक्टिव हाइपरेमिया का कुछ एग्जाम्पल है। इन्फ्लामेशन के केसेज में वो अपने आप होगा, आपको कुछ करना नहीं है। अभी जस्ट जिसकी बात करते हैं, इमोशंस के कंडीशंस में फेस का प्लस हो जाना, उसको मेनोपाउजल प्लस। वीमेंस का प्रॉब्लम है, जब मेनोपॉज का स्टेज आ जाता है तो चेहरा में देखे होंगे तो ये झाई, रेड झाई, लाल 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 लाल, या फिर थोड़ा ब्लूइश कलर का डीप, क्या बोलते हैं, मार्क लाइन आना पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग इरिथमा बोलते हैं। जैसे ये फेस है उनका, तो ये आई है, तो इस जगह पे आप देखेंगे कि रेड स्पॉट आना शुरू हो जाता है, ये वाला, और एकदम पूरा लाल आपको काफी मोटा वहां पे दिखाई देगा, ये इरिथमा कहते हैं। और ये ज्यादातर मेनोपॉज के बाद ही डेवलप करता है, तो ये भी एक्टिव हाइपरेमिया का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट आता है मस्कुलर एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज करने के दौरान पूरा फेस रेड हो जाता है, पूरे बॉडी जहां जिस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है वो रेड हो जाता है, वो भी एक्टिव डायलिटेशन या एक्टिव हाइपरेमिया का ही रिजल्ट है। उसके बाद हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज्यादा बुखार, 102 से ऊपर, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3-4, उससे ऊपर, 2 से ऊपर जाने लगेगा तो रेड होना लगेगा फेस। तो वो ये सब का सारा एग्जाम्पल है एक्टिव हाइपरेमिया का। यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर पैसिव पे आ जाएंगे। सेकेंड हमारा हो गया पैसिव हाइपरेमिया। अगर पैसिव हाइपरेमिया की बात करें तो काउजेज की बात करेंगे तो डायलेटेशन ऑफ वेसल्स, और veins, and sometimes capillaries। वो आर्ट्रियोल कैपिलरी की बात कर रहा था, ये ठीक उल्टा पैसिव हाइपरेमिया वेन्स की बात कर रहा है। वेन्स या कभी कभी देखा गया कि समटाइम्स कैपिलरी का डायलेटेशन, क्योंकि कैपिलरी और वेन्यूस
एकदम एक ही स्ट्रक्चर है। ये आर्ट्रियोल हो गया, ये कैपिलरी हो गया और ये वेन्यूल हो गया, फिर यहाँ से वेन शुरू हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आपस में एकदम मिला हुआ है, कैपिलरी और वेन्यूल से एकदम मिला हुआ है। तो कैपिलरी के रिजल्ट के रूप में भी पैसिव हाइपरेमिया देखने को मिलता है। अब कैसे कैसे डायलिटेशन अगर वेन्स में हुआ है तो कैसे कैसे हो रहा है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेन्स। किसी लोकल प्लेस पर वेन्स का डिस्ट्रक्ट कर जाना या फिर वेनल ऑब्स्ट्रक्शन। वेनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये वेन है और यहाँ पे कुछ आके ऑक्लूज कर गया, तो स्वाभाविक है कि ब्लड इधर से अगर इस तरफ लौट रहा है तो ब्लड इधर रुकेगा और जैसे रुकेगा ना धीरे धीरे इसको फैलाना शुरू कर देगा, ये स्ट्रक्चर डायलेट होना शुरू हो जाएगा। एक तो वेनस डिस्ट्रक्शन, वेन टूट फूट गया। और सेकेंड आ रहा है वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वेन में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये भी रिजल्टिंग के रूप में हाइपरेमिया डेवलप कर देगा। तीसरा कारण जाने तो टाइट बैंडेज एंड प्लास्टर। अगर बहुत टाइट बैंडेज किया गया है या बहुत टाइट प्लास्टर किया गया है तभी ये रिजल्ट के रूप में हाइपरेमिया डेवलप कर देगा। कभी कभी ट्यूमर की वजह से, कभी प्रेगनेंसी, ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर हैं वेन्स के डायलिटेशन का। प्रेगनेंसी, ट्यूमर्स, टाइट बैंडेज या प्लास्टर, वेनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड वेन का डिस्ट्रक्ट करना, वेन में टूट फूट हो जाना, ये सब शामिल है। हेलो सर, हाँ, वेनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। वेनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन, अच्छा, जैसे ये वेन है ना, ये नॉर्मल वेन है, इस जगह कोई इम्बोलिज्म आ जाए, इम्बोलिज्म फ्री फ्लोटिंग बॉडी है, ये तैरता हुआ चला आया और तैरता हुआ आने के बाद ये इस जगह, वेन में तो भाल्व होता है ना, ये यूनिडायरेक्शनल भाल्व होता है, आप तो जानते हैं उसमें भाल्व होता है। तो ये तैरता हुआ आया और इस जगह पे आके रुक गया, फंस गया, तो ब्लड तो इधर से इधर नहीं जा पाएगा ना, यहाँ पे रुक गया। ये जब तक इसको हटा नहीं देते तब तक ये फिर ब्लड इधर जाने नहीं पाएगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना, उसके वजह से ब्लड यहाँ पे जमा होने लगेगा और धीरे 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 करके ये फैलना, बैलून की तरह ये फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब वेन में कोई फॉरेन बॉडी में ज्यादातर दो ही तीन चीज आता है। एक इम्बोलिज्म, क्लॉटिंग मटेरियल कट के गया, तो सब फैट है, फैटी ड्रॉपलेट कहीं पर से फैट का इम्बोलिज्म है वो आके फंस गया। या कभी कभी गैसेज इम्बोलिज्म, गैसेज इम्बोलिज्म का जैसे पानी चढ़ाया गया, ये सुई चढ़ाया गया और गलती से उसमें एयर बबुल रह गया, जो सिरिंज था उसमें एयर बबुल रह गया और इंजेक्ट हो गया इनसाइड। या फिर सलाइन चढ़ रहा है और गलती से बंद करना, टैप बंद करना भूल गया लोग सलाइन खत्म होने के बाद, तो गैसेज इसमें प्रवेश कर जाते हैं और वो प्रवेश कर गए तो घुलने की संभावना बड़ी कम है। ये सर्कुलेट करते रहते हैं और सर्कुलेट करते करते हुए अगर वेन में आके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो भी वेनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर मिल जाएगा। हेलो सर, हाँ, तो ब्लड आगे नहीं जाएगा ना, वहाँ पे नहीं, रुक ब्लॉक हो जाएगा, जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो रुक जाएगा इसलिए बैलून तो की तरह फिर ये आगे बोतल जो है, कैसे जाएगा?
क्या बोलते हैं, अब आगे कैसे जाएगा? तो रैप्चर कर ये जाएगा ना, जैसे ये पहले फैलता हुआ चला जाएगा, ये ऐसे करके फैलेगा, और फैलने के बाद ये रैप्चर कर जाएगा, फट जाएगा, तो इंफ्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा, इंफ्रैक्शन हो जाएगा ना, तो ये रिटर्निंग इससे नहीं जाएगा, यहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन जहाँ से रैप्चर करेगा वहां पे नया ब्रांचेज बन जाता है, कोलेटरल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं, ये ऐसे करके ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा वेन है जैसे फीमोरल वेन है, ये सब में हो जाएगा ना, तो फिर रिटर्न नहीं होगा, हो सकता है कि वो जानलेवा साबित हो जाएगा, जान भी चली जा सकती है, हार्ट को ब्लड रिटर्न होकर नहीं आएगा, तो पंप नहीं कर पाएगा, तो सर्कुलेटरी फेलियर का सिम्टम, ये सिम्टम वहां पे सामने आ जाएगा। छोटा में है तब तो ये कोलेटरल सर्कुलेशन बन जाएगा, वहां से नया बन जाता है, लेकिन बड़ा वेन, खासकर फीमोरल वेन हो गया, ये सब बहुत बड़ा वेन है, तो इसमें अगर हो गया ना तो कई बार ये बहुत जानलेवा साबित हो जाता है, सर्कुलेटरी फेलियर का सिम्टम सामने आ जाएगा। हाइपेरिमिया तो बस इतना ही था। सर सर बॉडी में जो एयर चले जाता है तो फिर वो दर्द होता है, तो जब दर्द खत्म हो जाता है तो एयर निकल जाता है क्या? कैसे निकल जाएगा, तो दर्द नहीं कैसे निकलेगा। खत्म हो जाता है ये? दर्द जैसे, जैसे एक मिनट, सपोज दैट कि ये हाथ हुआ, ये भेन है, ठीक है, यहाँ पे आप निडिल इसको लगा रखे हैं, इसी जगह निडिल रखे हैं, और यहाँ से सलाइन आप चढ़ा रहे हैं, पूरी तरह के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे इसका टैप होता है, बंद करने का होता है, कम बेस करने का होता है, बाई मिस्टेक ये खत्म हो गया और बंद नहीं कर पाया, ध्यान नहीं पड़ा, ये धीरे 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 इसके साथ ये गैसेज अंदर चले गए, बहुत सारे गैसेज अंदर इसके साथ ये प्रवेश कर गए, फिर हो गया। अब ये रिटर्न कैसे आएगा, बाई द वे हम इसको ऐसे करके निकाल देते हैं और ब्लड को निकलने देते हैं, तो ब्लड तो जरूर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन गैसेज तो अंदर चल गए ना, वेन के साथ ये आगे बढ़ते हुए चले गए, ये कहाँ से निकल पाएंगे। अब इसका दो रिजल्ट हो सकता है, ये मान लेते हैं एयर बबुल है, शरीर में चला गया थोड़ी देर के लिए, या तो ये डिजोल्व हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत गैसेज है तो डिजोल्व हो जाएगा, प्लाज्मा में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, तो वो धीरे 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 करके वहां डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व का मतलब प्लाज्मा में जाके घुल के ये खत्म हो जाएगा। एक, यह भी एक कारण, मैंने एक उसका रिजल्टेंट है कि डिजोल्व हो गया, डिजोल्व होकर वो खत्म हो गया। सेकेंड, ये बड़ा बबुल है जो डिजोल्व नहीं हो सकता है, ये ऐसा रह जाएगा, अब ये सर्कुलेट करता हुआ बॉडी में, ये सर्कुलेट करता जाएगा सर्कुलेशन के साथ, और जहां पे ये जाके रुक जाएगा, जिस जगह पे रुक जाएगा वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा, ज्यादातर चांसेस है कि पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन में ऑब्स्ट्रक्शन करता है। ईयर बबुल्स की बात करते हैं, इसको बोलते हैं ईयर इम्बोलिज्म, इट इज कॉल्ड ईयर इम्बोलिज्म। ये ज्यादातर पल्मोनरी आर्टरी, इसी में जाके ये ऑक्लूजन करते हैं, और सडन डेथ, सडन डेथ का मतलब है कि वो घर से निकला था तो बिल्कुल नॉर्मल था, और मालूम करेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, आराम से काम किया है, और रास्ते में अचानक से उसको सांस लेने में ट्रबल हो गया और गिर गया, और वहीं पर उसकी डेथ हो गई, चेहरा ब्लू हो गया और डेथ हो गई। तो अगर इम्बोलिज्म बड़ा है और अगर पल्मोनरी आर्टरी में जाके ऑक्लूज कर गया, तो ऑनसेट सडन डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर कोई पैर हाथ के वेन्स में या आर्टरी में जाके ऑक्लूज कर गया ना, तो हो सकता है कि अगर आर्टरी में है तो पूरे सर्कुलेशन को रोकेगा, तो गैंग्रीन हो सकता है, तो ये नहीं निकलेगा दर्द के साथ। ज्यादा उम्मीद यही करते हैं हम लोग ना कि डिजोल्व कर लिया गया, इस ये प्लाज्मा इसको डिजोल्व करके उसको खत्म कर दिया गया, और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे है, यह भी पता फिर नहीं चलेगा। अगर इस जगह पे आके रुका है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आके रुक गया है, तब तो यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए
डायग्नोसिस में आएगा कि यहाँ पर एयर एम्बोलिज्म है, लेकिन जब तक आप मैनेजमेंट की व्यवस्था करेंगे यहाँ से हट जाएगा और हार्ट के सर्कुलेशन के साथ दूसरे जगह चला जाएगा। जब तक यहाँ सोचेंगे कि सर्जरी करके वहां से रिमूव करेंगे तब तक ये दूसरे जगह निकलेगा, वो डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत प्रिकॉशंस सर ब्लड जो पाइप में रिटर्न हो जाता है उसका क्या कारण है? क्या बोलते हैं? पाइप में जो ब्लड रिटर्न हो जाता है पैर में, उसका पाइप में जैसे किसी को हाँ पानी हाँ हाँ, चढ़ा वो हाँ पाइप में कभी हाँ कभी कभी रिटर्न हो जाता है। हाँ बोलिए। तो उसका क्या वजह है? कुछ नहीं है, वो जैसे कि ये पाइप लगा रखे हैं ना, ये वेन है, वेन के अंदर प्लास्टिक का नीडल से इसको जोड़ा रखा जाता है, ये प्लास्टिक का नीडल है, ये वेन है। ये तो रैप्चर हो ही जाता है ना, वेन जहाँ से यहाँ तक डाला हुआ है रैप्चर हो गया। तो कई बार होता है ना कि आप यहाँ से रोक दिए, टैप को रोक दिए चेंज करने के लिए कि नहीं ये पानी खत्म हो गया, नेक्स्ट बोतल हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ये जो कुछ है तो इसको रोक रखे ना, तो रोक रखे और ये शुरू होगा, तो शुरू होगा तो इसके बीच में हो सकता है कि गैप हो जाकर खाली हो जाता है। ये बोतल नया आप लगाएं, यहाँ तक वाटर या जो भी सलाइन आप दिए यहाँ तक है, लेकिन पाइप के ऊपर यहाँ पर वैकेंट है, खाली है, मैंने एयर है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से टैप को निकाल देते हैं, इसको निकाल, पाइप को पहले निकाल देते हैं यहाँ से, और इस पानी को इससे पास आउट होने देते हैं। जब कुछ पास आउट ड्रॉप हो जाता है ना उसके बाद लगाते हैं। तो ये जो खोलते हैं ना, तो प्रेशर से, जैसे ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड वेसल से ब्लड तो इधर रिटर्न कर रहा है, लेकिन जब ऐसे ही जैसे ही आप खोलते हैं ना, तो वैक्यूम को भरने के लिए ब्लड रिटर्न बैक हो जाता है, वापस आ जाता है, वही पाइप में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तभी होगा ना जब आप रोकेंगे या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, उसी समय ये रिटर्न होने की संभावना है। इससे कुछ नहीं होता है, एक थोड़ा भी इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। 2 4 5 ड्रॉप आ गया, पूरा ये ब्लड इसमें आ गया, उसमें फिर सब ठीक हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन आपको सावधानी यही बरतना है ना कि ये इतना दूर जो एयर आ गया ना, इसको पाइप को निकाल के पहले इसको इस सलाइन से पानी को पहले निकलने देते हैं, जब ये आ गया तब इसके बाद बंद करके इसको लगा देते हैं। ब्लड आ गया और रिटर्न, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इस जगह आपका हाइपरमिया खत्म होता है। एक मिनट सिलेबस देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है आपका पैथोलॉजी का। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन।
क्या है डिहाइड्रेशन, पहले इसको समझ लेते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि फुलफिल ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म की बात करें या न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, इसमें मैक्सिमम अमाउंट वाटर का है। और कितना वाटर है, तो करीब करीब 68% टू 74% अप्रॉक्स। जो हमारा सेल बना हुआ है उसमें कम से कम 68% और ज्यादा से ज्यादा 74%। कई ऐसे सेल हैं जिसमें 80% से भी ज्यादा पानी होता है, कई ऐसे सेल हैं जिसमें 60% से भी कम पानी होता है, जैसे बोन है उसमें कम पानी होता है। लेकिन जो हमारा जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन एवरेज की बात करते हैं तो 68 से 74% पानी है। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं फुलफिल ऑफ वाटर। ये जो नॉर्मल हमारा जो वाटर कंटेंट सेल में होना चाहिए 68 से 74%, ये नॉर्मल अमाउंट में है। इट मीन्स कि हाइड्रेटेड है, कि हाइड्रेशन है। अब इसी में डी लगा दिया गया है, इसी को जोड़ दिया गया टी से। टी का मतलब होता है कि सेलुलर वाटर कंटेंट लेस देन 68%। मतलब धीरे धीरे सेल्स में जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट चाहिए वो घटने लग गया, वो कम हो गया। उसी सिचुएशन को हम लोग डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। हाइड्रेशन मैंने पानी, फुलफिल ऑफ वाटर, एंड डिहाइड्रेशन का मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। वाटर इन द बॉडी का बात करेंगे तो वाटर इन द सेल, और वाटर इन द सेल की बात करेंगे तो डिफिशिएंसी इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब भी ये डेफिसिट होने लगेगा, कितना एडिक्वेट अमाउंट के कम से कम इतना पानी चाहिए, अगर उस लेवल से अगर डेफिसिट करने लगेगा तो उस कंडीशंस को, उस डिजीज को हम लोग डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर इसको लिखना होगा तो एफिशिएंसी वाटर इन द बॉडी। बॉडी का बात करेंगे तो मतलब है टिश्यूज। ड्यू टू एनी रीजन, इसके पीछे कारण कुछ भी बताया जा सकता है, ये नहीं कह सकते कि इसी के वजह से होता है। इसके पीछे कई ऐसे कारण आ जाते हैं जो एक एक करके आगे चर्चा चलेगी। तो ये सारा डेफिशिएंसी वाटर का इन द बॉडी, बॉडी का मतलब टिश्यू, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यहां तक कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए आप लोग। बड़ी कॉमन से है ये, तो अक्सर ही हम लोग देखते रहते हैं डिहाइड्रेशन। नहीं तो इसके पॉजिटिव फैक्टर क्या है? सबसे मोस्ट कॉमन सीवियर डायरिया, सेकंड बात करते हैं लेस इनटेक ऑफ वाटर।
थर्ड की बात करते हैं तो डायबिटीज इंसिपिडस, तीनों का पहले बात कर रहे थे फिर आगे। किन्हीं को डायरिया हो गया, तो डायरिया में स्वाभाविक है कि लूज मोशन शुरू हो जाएगा, या वोमिटिंग, कई बार लूज मोशन के साथ वोमिटिंग भी शुरू हो जाता है। तो लूज मोशन शुरू हो रहा है या फिर वोमिटिंग शुरू हो रहा है, दोनों ही कंडीशंस में सेलुलर वाटर धीरे 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 करके ल्यूमेन में आने लगते हैं और ल्यूमेन से ये बाहर आना शुरू कर जाते हैं। तो ये डायरिया सबसे प्राइम कॉज है, डिहाइड्रेशन का सबसे प्राइम, सबसे पहला जो कारण यही है। सेकेंड बोलता है कि लेस इनटेक ऑफ वाटर। लेस इनटेक ऑफ वाटर का मतलब कि हमें शरीर में पानी चाहिए, और कितना पानी चाहिए इस थोड़ा सा ये फॉर्मुलेट कर लेते हैं। लंग्स है, ये करीब करीब 600 ml वाटर लॉस्ट कर देता है। फीकेस है मैंने स्टूल, ये भी करीब करीब 600 ml वाटर लॉस्ट कर देता है। उसके बाद यूरिन है, यूरिन करीब करीब 1500 ml, ये सब 24 घंटा का डाटा हम बता रहे हैं। 1500 ml 24 आवर में ये यूरिन से लॉस्ट कर देता है। उसके बाद टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर्स, एवरी 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर लॉस ऑफ एटलीस्ट 200 ml ऑफ वाटर, 200 से 300 ml लॉस करता है। इसको पहले समझते हैं, डाटा को समझ लेते हैं। हमें पानी कितना चाहिए और डिहाइड्रेशन का क्या संबंध है। सेल में थोड़ी कौन, ना आप तौलने जा रहे हैं ना हम तौलने जा रहे हैं, ना कोई फिजिशियन उसको तौलने जा रहा है, लेकिन एक फॉर्मुलेशन होना चाहिए ना कि हमको पानी कितना पीना है। ऐसे ही जितना मर्जी पी लेंगे, तो ये फॉर्मुलेशन इसके आधार पर चलते हैं। पहले बोलता लंग्स, जैसे सांस छोड़ रहे हैं, हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, तो अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जाड़ा में जब जनवरी में देखेंगे तो सांस छोड़ेंगे ना तो भाप निकलता हुआ महसूस करेंगे आप। तो एक्चुअली में जो एक्सपायरेटरी गैसेज है वो वेपोराइज ही होता है, और गैस लिए जो भी, और वो सेलुलर फ्लूइड के साथ वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा, और 24 घंटा में ये करीब करीब 600 ml तक वाटर को लॉस्ट कर देता है। 600 ml पानी निकल जाता है 24 घंटा में ही, भाप सांस छोड़ते हैं उसी से। उसके बाद फीकल मटेरियल जो स्टूल पास आउट करते हैं, उससे करीब करीब 400 से 600 ml हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, ऐसे 400 से 600 ml ये 24 घंटा में स्टूल से पानी निकल जाता है। उसके बाद यूरिन्स, यूरिन बोलता है कि 24 आवर में हम लोग, एक साधारण मेल या फीमेल दोनों, 1200 से 1500 ml के बीच में यूरिन को एक्सक्रेट करते हैं, और यूरिन में मैक्स 99% अप्रॉक्स वाटर ही होता है। तो 1500 ml पानी 24 घंटा में यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। साथ में बोलता है कि टेम्परेचर राइज इन एवरी 2 डिग्री सेल्सियस, हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इन्वायरमेंट का, वैसे ही 200 से 300 ml हम लोग पानी बर्बाद होता हुआ चल जाएगा। किस रूप में? पसीना के रूप में निकल जाएगा, वाटर कंटेंट के रूप में निकल जाएगा, या फिर कोई और तरीके से, जैसे सांस छोड़ रहे हैं तो उसमें वेपर बनाने में और ज्यादा वाटर को लॉस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई एरिया है। तो 200 से 300 ml 24 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, अगर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 600 ml, अगर 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 900 ml पानी हम लोग लॉस्ट करते चलते हैं। अब सबको जोड़ लेते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, नीचे वाला कौन छोड़ देते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन में छोड़ देते हैं। ऐसे 24 घंटा में, तो इस हिसाब से 0 0 6 6 12 5 17 के साथ आते हैं कि 2 2700 ml वाटर लॉस्ट किए नॉर्मल स्टेज में, हम टेम्परेचर को भी इंक्लूड नहीं किए। चलिए हटाइए, इसको छोड़। अब बोलता है कि खाना जो हम खा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म,
जो हम लोग खाना खा रहे हैं आउटर से ले रहे हैं, मेटाबॉलिज्म से हमको 400 से 600 ml वाटर मिल जाता है, ऑबटेंड कर लेते हैं, पा लेते हैं। जो खाना खा रहे हैं और खाना खा के जो ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, उसमें करीब करीब 600 ml हम पा लेते हैं। तो 2700 ml में 600 ml आप घटा दीजिए, बच गया 2100 ml। क्लियर। इसके बाद बोलता है कि कुछ हम लोग बिवरेज के रूप में, जैसे हम लोग टी ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, ये सब फ्लूइड दिन में कोई ना कोई रूप में हम लोग ले लेते हैं, या तो कोई चाय ले लेते हैं, या कॉफी ले लेते हैं, या फिर मिल्क ले लेते हैं। इस तरीके से करीब करीब हम लोग 600 ml पूर्ति कर लेते हैं। 600 ml और घटा लेना होगा, तो कितना घट गया, 1500 ml के आसपास में वाटर हमें चाहिए 24 घंटा में। टेम्परेचर वेरिएशन को हम अलग रखते हैं। अब इसमें टेम्परेचर वेरिएशन को इंक्लूड कर लीजिए 1500 ml में। अब टेम्परेचर वेरिएशन को इंक्लूड कर लीजिए। हर 2 डिग्री सेल्सियस पे हमको 300 ml, 200 से 300 ml ज्यादा लेना है। तो 2 ही डिग्री बढ़ गया तो 1800 ml पानी की जरूरत पड़ गई। अगर 4 डिग्री बढ़ गया तो 18 3 2100 ml पानी की जरूरत पड़ गई। तो ऐसा करके डाटा हम लोग मेडिकली निकाल के रखते हैं। अब मान के चलते हैं मैक्सिमम हम 2100 ml लेके यहाँ पर आ गए। 2100 ml हमें पानी चाहिए, है ना। ये 2100 ml एक ग्लास की बात करते हैं। एक ग्लास में 300 ml पानी आता है। हम उसमें थोड़ा खाली रखते हैं और करीब करीब 200 से 250 ml पानी हम लोग एक गिलास, एक सिंगल ग्लास लेते हैं, तो उससे करीब करीब 200 से 250 ml पानी हम ले लेते हैं। ठीक है। अब आपको 2100 पूरा करना है या 1500 पूरा करना है। जाड़ा के दिन में 1500 पूरा करना है, गर्मी के दिन में जून में 2100 पूरा करना है। तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेना, 250 ml से मल्टीप्लाई करते हुए हमको निकल जाना है। तो अगर 10 गिलास पानी लेते हैं तो करीब करीब 10 गिलास में 2500 ml हो गया, ज्यादा है। 9 गिलास कर लेते हैं तो 9 glass of water will carry 2100 ml, अप्रॉक्स 2100 ml ऑफ वाटर, लगभग ये उतना तक पहुंचा देगा। तो दिन भर में अगर 8 से 9 गिलास पानी पी लिया जाता है, मैक्सिमम 10 गिलास गर्मी में, अगर जिम में जाते हैं तो और ज्यादा पसीना लॉस्ट करेगा, लेबर का काम है तो और ज्यादा लॉस्ट करेगा। तो 9 से 12 गिलास का पानी पी लेते हैं तो उससे फुलफिल हो जाता है 24 घंटा का। जाड़ा के दिन में इसको कम करना पड़ेगा। अब इसी को बोलता है कि अगर ये आपको 9 गिलास का रिक्वायरमेंट है और आप 6 गिलास पी रहे हैं 24 घंटा में, या 5 गिलास पी रहे हैं, या फिर एक ही गिलास पानी पी रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं लेस इनटेक ऑफ वाटर। इसमें लेस इनटेक का फॉर्मुलेशन के साथ निकालना पड़ेगा। ये कह नहीं सकते किसी को कि हम 8 गिलास पीते हैं और आप 6 ही गिलास पीते हैं तो आप पानी का कम सेवन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन नहीं। हो सकता है कि वो एसी में रहता होगा, हम आप गर्म में रहते हैं, पंखा में रहते हैं, एसी में रहते हैं, उनका वाटर लॉस कम है, तो स्वाभाविक है उनको रिक्वायरमेंट कम है। हम आप हार्ड लेबर हैं, हो सकता है कि वो सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ जी रहे हैं, आराम से ऑफिस में एसी में बैठते हैं और फिर ऐसे ही करके ऑफिस से एसी कार में घर चले जाते हैं। तो ये नहीं कर सकते हैं, अपने से कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर करेंगे कि उनका वाटर रिक्वायरमेंट पर डे का कितना होना चाहिए, फुलफिल कैसे फुलफिल करेंगे और उसके लिए कितना इंटेक ले रहे हैं, उससे उनका दिनचर्या से निकाल के हम लोग करते हैं। यहां तक समझने में दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है यहां तक? नो सर। फोर्थ में आते हैं, बर्न सीवियर।
बहुत ज्यादा जल गया तब भी पानी लॉस्ट करेगा। हैमरेज, कहीं हैमरेज हो गया उस पर, हैमरेज में खासकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाता है। पानी का क्या लॉस होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है, उसके साथ वाटर बाहर निकल जाता है। उसके बाद एनीमिक है, पेशेंट एनीमिक है, उसे सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीजेस, कुछ और डिजीज है जिससे वो सफर कर रहा है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन से प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और प्रोटीन वाटर को कंजर्व करके रखता है, तो स्वाभाविक है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और इस वजह से वाटर कंजर्वेशन बॉडी में कम जाएगा। तो ये सब कुछ कॉमन कॉजेज है जिसमें हम डिहाइड्रेशन देखते हैं। इसको बस यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि है काफी बड़ा और ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक्स उठाएंगे तो वो खत्म ही नहीं होगा। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास पैथोलॉजी के लेंगे तो ये डिहाइड्रेशन कॉजेटिव फैक्टर्स हम आगे बढ़ेंगे। अब क्लास ओवर होगा क्या सर? हाँ हाँ, हेलो सोनू, हेलो सोनू, हाँ कौशल भाई। बात हुआ? ना बात कहाँ हुआ? नहीं। ना नहीं हुआ। अच्छा हाँ, हम भी करेंगे कॉल। रुको ना एक सेकंड। नित्यांशु सर, नित्यांशु सर, हेलो। ठीक है कौशल, हम बात करते हैं तुमसे कॉल ठीक पे। ठीक, ओके।